हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, आज का ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है। फ्रेंड्स, अगर आप सभी 1 फरवरी से बायोलॉजी जीव विज्ञान का फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी जीव विज्ञान का 1 फरवरी के लिए ऐसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल बोर्ड एग्ज़ाम में इस साल पूछे जाएंगे। तो क्लास को पूरा देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी चाहते हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में बायो का हर एक ऑब्जेक्टिव सही करना तो ये क्वेश्चन आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ध्यान से याद कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ओके, तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे, क्योंकि आने वाली क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, और प्यारे स्टूडेंट, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए, यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, पुंकेसर कितने भागों में बटा होता है। यहाँ पर आपको बताना है जो पुंकेसर है वो कितने भागों में बटा होता है। 1 भागों में, 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में। तो फ्रेंड्स, आप याद रखिएगा पुंकेसर 4 भागों में बटा होता है। ठीक है, राइट आंसर 1 का डी हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पूछा गया है लघु बीजाणुधानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी है। यहाँ पर बताना है जो लघु बीजाणुधानी है उसका जो सबसे आंतरिक यानी अंदर वाला जो परत है, लेयर है, वो कौन है। एपिडर्मिस, एंडोथेसियम, टेपिटम, मध्य परत। तो प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है जो एंडोथेसियम है ये सबसे आंतरिक परत होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, और टेपिटम का काम आपको पता है, टेपिटम जो है वो भ्रूण को पोषण देते हैं। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तीसरा नंबर पूछा गया है कि पुष्प के नर जनन अंग को कहते हैं। पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं, तो वो पुमंग कहते हैं। और पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं, तो मादा जनन अंग को जायांग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, 4 नंबर पूछा गया है पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो मैंने क्वेश्चन ये आपको अभी यानी इस क्वेश्चन में बताया कि पुष्प के मादा जनन अंग को जो है जायांग कहते हैं और पुष्प के नर जनन अंग को पुमंग कहते हैं। ठीक है, ये 2 में से हर साल एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए गलती नहीं कीजिएगा आप सभी। ठीक है, 5 नंबर देखिए, परागकण किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो परागकण जो प्रतिनिधित्व करता है वो किसका, तो याद रखिएगा नर युग्मकोद्भिद का। ठीक है, 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। समय आप लोग का बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, सीधे क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ओके, 6 नंबर देखिए, परागकण का बाह्य चूल किससे बनता है। प्यारे स्टूडेंट, आपको यहाँ पर बताना है जो परागकण का बाह्य चूल होता है वो किससे बना होता है। क्या सेलुलोज से, पैक्टिन से, स्पोरोपोलेनिन से या फिर जो है टेपिटम से। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पोरोपोलेनिन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है स्त्री केसर का भाग निम्न में से कौन सा है। यहाँ पर आपको बताना है जो स्त्री केसर का भाग है इनमें से कौन सा है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, सभी। तो आप सभी आराम से बता सकते हैं कि स्त्री केसर से जुड़ा हुआ जो है वर्तिकाग्र भी है, वर्तिका भी है और अंडाशय भी है। तो राइट आंसर डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर पूछा गया है 100 परागण को निम्न में से कौन सा पौधा यानी पादप रोकता है या फिर पौधा रोकता है। यहाँ पर आपको बताना है। देखिए, जो 100 परागण होता है मतलब कि जब यानी खुद से कोई परागण करता है तो उसको जो रोक देता है तो कौन सा पादप रोकता है। तो याद रखेगा इसका राइट आंसर एरंड होगा। एरंड जो है ये 100 परागण को रोक देता है। ठीक है, राइट आंसर 8 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए, युग्मक संलयन पूर्ण होने से क्या होता है। यहाँ पर देखिए, जब युग्मक संलयन अगर पूरा हो तो उससे क्या होगा। युग्मनज की रचना होगी, त्रिगुणित या फिर त्रिसंलयन होगी, दोहरा निषेचन होगी या फिर कोई भी कार्य होगी। तो आप याद रखिएगा यहाँ पर 9 का राइट आंसर जो ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जब युग्मक संलयन पूरा हो तो युग्मनज की रचना होती है। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 10 नंबर देखिए आपके स्क्रीन में है, पूछा गया है एक भ्रूण पट्टी में 2 प्रकार के संलयन यानी युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं तो इस यानी परिघटना को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया एक भ्रूण पट्टी है जिसमें जो है 2 प्रकार के संलयन और युग्मनज संलयन तथा त्रिसंलयन स्थान लेते हैं। ठीक है, जगह लेते हैं, तो उस जो घटना को कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 11 नंबर पूछा गया निम्न में से आभासी फल कौन सा है। यहाँ पर आभासी फल पूछा है, स्ट्रॉबेरी, अखरोट, उसके बाद सेब, तीनों।
इसका राइट आंसर क्या होगा? तो आभासी फल की बात करें तो राइट आंसर 11 का जो है ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनमें से सभी मतलब कि उपर्युक्त तीनों, यानी स्ट्रॉबेरी भी आभासी फल है और अखरोट भी आभासी फल है और सेब भी आभासी फल है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। देखिए 12 नंबर पूछा गया है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फ्रेंड्स, आपको पूछा गया है कि बिना निषेचन के ही बीज पैदा करना यानी कौन सी प्रक्रिया है या फिर उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा असंग जनन कहते हैं। ठीक है, बिना निषेचन के ही बीज पैदा करने की प्रक्रिया या फिर नियम को हम लोग असंग जनन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्यारे स्टूडेंट। 13 नंबर पूछा गया है यहाँ पर कि कीटों द्वारा परागन को कहते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कीटों द्वारा होने वाले परागन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली, एंटोमोफिली, हाइड्रोफिली, कैरोप्टेरोफिली। तो याद रखिएगा यहाँ पर 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है ना बी हो जाएगा, एंटोमोफिली। ठीक है, जब भी कीट के द्वारा परागन हो तो वो क्या कहलाएगा? एंटोमोफिली होगा। और ऑर्निथोफिली में क्या होता है? तो ऑर्निथोफिली में जो है ना यानी पक्षी के द्वारा होने वाले परागन को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। हाइड्रोफिली में हाइड्रा और कैरेप्टोफिली में क्या आता है? वो यानी चींटी आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 नंबर पूछा गया है, एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को कहते हैं। तो देखिए एक पुष्पी पादप में नर जनन अंग इकाई को पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। देखिए 15 नंबर, एक पुष्पी पादप में मादा जनन अंग इकाई को क्या कहते हैं? तो मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहते हैं। ठीक है, और नर जनन अंग को पुंकेसर कहते हैं। 16 नंबर देखिए, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 फरवरी के लिए ये क्वेश्चन। ठीक है, आप याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया है जो परागकण के बाह्य चोल है उसमें सुस्पष्ट द्वारक या रंध्र को क्या कहेंगे? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनन छिद्र कहेंगे। ओके, नेक्स्ट चलेंगे। 17 नंबर पूछा गया है, जब एक परागकोश अपरिपक्व होता है तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उसे हम लोग जो है ना 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीजाणु उत्तक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 नंबर पूछा गया है, परागकोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कोनों पर क्या समाहित होती है? बताएंगे जो परागकोश है उसमें 4 कोशिकीय संरचना होती है, मतलब 4 कोशिका से बना होता है। तो चारों कोनों में जो है कोशिका के करीब में जो है क्या क्या रहता है? तो याद रखिएगा 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लघु बीजाणुधानी रहता है। ठीक है, नेक्स्ट 19 नंबर देखिए, निम्न में कौन जलीय घास है? यहाँ पर जलीय घास पूछा है, वेलिस्नेरिया, हाइड्रिला, जोस्टेरा सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 19 का? तो याद रखिएगा 19 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जलीय घास जो है ना वो हो जाएगा जोस्टेरा, लेकिन वेलिस्नेरिया और जो हाइड्रिला है ये जल द्वारा परागन करता है या फिर जल परागन के द्वारा होता है। ठीक है, याद रखना है ये जल परागन के से होता है और ये जलीय जंगली घास है तो कौन है? जोस्टेरा है। ठीक है, गलती नहीं करना है बिल्कुल भी, इनमें से सभी देख के डी नहीं लगाना है कभी भी गलती से, पहले समझ जाइएगा ये क्वेश्चन को, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर, इनमें से कौन सा नर पुष्प का भाग है? जायांग, पुमंग, स्त्री केसर, अंडा से। तो 20 का राइट आंसर आप सभी कमेंट में बताइएगा। ठीक है, देखते हैं कौन स्टूडेंट सही बताते हैं। मादा पुष्प का भाग निम्न में से कौन है? तो ये बता चुके हैं कि जायांग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर देखें, परागथैले किन में पाए जाते हैं? देखिए जो परागथैले पाए जाते हैं वो किस में? परागकोश, पुष्पासन, अंडाशय, दलपुंज। तो फ्रेंड्स आप याद रखिएगा 22 का राइट आंसर जो है ना ए हो जाएगा, परागकोश में। ठीक है, 23 नंबर देखेंगे, एनाट्रोपस बीजांड होता है। एनाट्रोपस बीजांड किस में होता है? तो 23 का बी हो जाएगा, एनाट्रोपस बीजांड जो है वो उल्टा होता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके फाइनल एग्जाम में बार बार, तो याद रखना है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, एनाट्रोपस बीजांड जो होता है वो उल्टा होता है। ठीक है, 24 नंबर देखिए, 24 नंबर, कुछ यानी पुष्पों के परागकोश एवं वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिनके कारण परागन मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है कुछ पुष्पों के जो है परागकोश या वर्तिकाग्र के बीच कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं। ठीक है, जिनके कारण परागन जो है मुश्किल से होता है या फिर होता ही नहीं है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो 24 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरकोगेमी कहते हैं। ठीक है, 25 नंबर देखें, भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है। यहाँ पर बताएंगे जो भ्रूणपोष की उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? तो याद रखिएगा भ्रूणपोष की उत्पत्ति गुरु बीजाणु से होती है। ठीक है, 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर देखें, माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर आपको बताना है
माइक्रोस्पोरेंजियम के आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा, टेपिटम कहते हैं। ठीक है, और प्यारे स्टूडेंट, अगर आप सभी गेस क्वेश्चन नहीं लिए हैं तो गेस क्वेश्चन 100% फाइनल एग्जाम में आने वाला ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में आपको ऑल सब्जेक्ट दिया जाता है, जिसमें जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सभी दिया जाता है आंसर की के साथ। ठीक है, तो आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। अगर आप 400 प्लस का सपना देख रहे हैं तो आपको वो क्वेश्चन याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, एक झलक आप सभी जरूर देख लीजिएगा उस गेस क्वेश्चन को। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप सभी फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हैं अगर वो गेस ले लेते हैं तो। देखिए, सेमल में किसके द्वारा परागन होता है? तो सेमल में परागन होता है चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर देखेंगे, पूछा गया है इनमें कौन द्विगुणित है, बताएंगे इनमें से कौन द्विगुणित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो द्वितीय केंद्रक होते हैं ये द्विगुणित होते हैं। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 29 नंबर देखें, परिभ्रूणपोष यानी कि पेरिस्पर्म किसका बचा हुआ भाग है? यहाँ पर आपको बताना है जो पेरिस्पर्म है यानी परिभ्रूणपोष वो किसका बचा हुआ भाग है? तो 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बीजांडकाय का बचा हुआ भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 नंबर पूछा गया है इनमें किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? प्यारे स्टूडेंट, जो एरिल नहीं पाया जाता है किसमें? शरीफा, लीची, आम, मिरिस्टिका। तो आपको पता है कि एरिल जो नहीं पाया जाएगा वो आम में नहीं पाया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो है ना 30 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 फरवरी का फाइनल एग्जाम के लिए कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आपसे ये क्वेश्चन आप याद कर लिए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो हो सके तो एक बार और देख लीजिएगा। ठीक है, और फ्री PDF के लिए आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आपका आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है, फिर कल हम लोग ये क्लास को करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल से नहीं जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको कल के क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।